नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो दिल्ली में चुनाव के नतीजे लगभग तय हो गए हैं। बहुत कुछ तस्वीर बदलने वाली नहीं है। जब मैं इस समय शूट कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा तस्वीर बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। पहली बार मेरे देखने में ऐसा हुआ है कि दिल्ली में एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए हैं और आम आदमी पार्टी 10 साल तक दिल्ली पर एक छत्र राज करने वाली, एक छत्र मतलब विपक्ष के नाम पे कुछ था ही नहीं। एक बार 3 लोग जीते बीजेपी के, एक बार 7 लोग जीते, वरना पूरी की पूरी विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही थी 2 बार से, और इस बार आम आदमी पार्टी की विदाई हो गई है। अब यह सवाल नहीं रह गया है कि अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बनेंगे या आतिशी को बनाएंगे। अब यह सवाल नहीं रह गया है कि आम आदमी पार्टी क्या करेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का वजूद कितना बचेगा और कितना नहीं बचेगा, क्योंकि इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी शासन में आ रही है और पूर्ण बहुमत से बहुत ज्यादा के साथ आ रही है। लगभग स्थितियां पलटती हुई दिखाई दे रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का 27 साल बाद वनवास खत्म हुआ है। 27 साल पहले मदन लाल खुराना पहले बने थे, फिर साहिब सिंह वर्मा बने। एक ही 5 साल के सेशन में 3 अलग अलग मुख्यमंत्री बनाया गया था। आखिरी सुषमा स्वराज जी बनी थी और उसके बाद प्याज की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। उस जमाने में इन चीजों पर वोटिंग हुआ करती थी, जनता अपने मुद्दों पर वोटिंग करती थी। तो प्याज के मामले में सुषमा स्वराज जी यहां बुरी तरह से चुनाव हारी थी। शीला दीक्षित आई और उसके बाद 3 चुनाव लगातार कांग्रेस ने जीता और उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं कि 3 चुनाव के बाद लगातार तीसरे चुनाव में कांग्रेस लगभग गायब है। अब इस चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही थी, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी। आम आदमी पार्टी हारी क्यों? अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं की माने तो उनका तो यही मानना है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिए, कांग्रेस को अपने ऑफिस पे ताला लगा देना चाहिए और विपक्ष के सारे दलों से कहना चाहिए कि अपने अपने राज्यों में 2-2, 4-4 सीटें हमको दे दो, हम उतने से खुश हैं। ना अपनी पार्टी बनाने की कोशिश करनी चाहिए और ना ही चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस इस चुनाव में जीते चाहे हारे, सीटें मिले ना मिले, लेकिन एक चीज हुई है कि कांग्रेस ने अपना यहां पर स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। दिक्कत बस यह हुई कि जो काम 6 महीने पहले करना चाहिए था वो चुनाव के 10 दिन पहले किया गया। अब 10 दिन में कितने वोट वापस आ सकते हैं आप भी समझ सकते हैं। अगर यह काम 6 महीने पहले किया गया होता तो कांग्रेस इस समय थोड़ी सी और मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकती थी। उमर अब्दुल्ला साहब ने आज सुबह सुबह एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि आपस में लड़ते रहो, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर तंज किया कि आपस में लड़ते रहो। जम्मू कश्मीर की राजनीति से चूंकि मैं अच्छी तरह से परिचित हूं तो मुझे इस पर सिर्फ एक मुस्कुराना आया। आप सोचिए, जम्मू और कश्मीर में उनकी लड़ाई महबूबा मुफ्ती से चलती रहती है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी, उस समय तो मुफ्ती साहब थे, जब सरकार बनाने की कंडीशन में थी, जब हारे थे उमर अब्दुल्ला साहब चुनाव, तो उन्होंने भाजपा को दूर रखने के लिए महबूबा मुफ्ती को समर्थन तो दिया नहीं था। महबूबा मुफ्ती को समर्थन मिला था भारतीय जनता पार्टी से। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था उमर साहब का, और उमर साहब की मैं बेहद इज्जत करता हूं, तो उस समय उनको अपने सारे विरोध भुलाकर महबूबा मुफ्ती की पार्टी को समर्थन दे देना चाहिए था। मैं याद दिला दूं कि पहली बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, कांग्रेस को गालियां देकर ही बनी थी, उसके बावजूद कांग्रेस ने समर्थन किया था उस सरकार का। इसके बाद केजरीवाल ने विधानसभा भंग कर दी थी, दोबारा से चुनाव कराए थे और कांग्रेस साफ हो गई थी। तो उमर साहब ये जानते थे कि महबूबा मुफ्ती से अगर समर्थन करेंगे, उनके साथ जाएंगे, तो उनकी अपनी पार्टी साफ हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। पूछना चाहिए सवाल कि इस बार चुनाव में आखिर उन्होंने महबूबा मुफ्ती को साथ लेकर क्यों नहीं चुनाव लड़ा? बाकायदा गुपकर गठबंधन बना था जिसमें महबूबा भी शामिल थी। आखिर गुपकर अलायंस जो बना था वो क्यों टूट गया? इंजीनियर राशिद ने उनको लोकसभा में चुनाव लड़ाया था। क्या भाजपा को रोकने के नाम पर इंजीनियर राशिद के साथ वो कोई समझौता करेंगे? वैसे उमर साहब खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो शिक्षाएं देना बड़ा आसान होता है, हर आदमी को कांग्रेस को शिक्षा देना होता है कि दिल बड़ा करो। लेकिन इन लोगों ने अगर पहले सवाल पूछा होता, गुजरात में सवाल पूछा होता आम आदमी पार्टी से, जहां पर आम आदमी पार्टी कह रही थी भाजपा साफ होगा, तो तब क्यों नहीं कहा गया कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस समझौता कर ले? जब विधानसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खत्म करने गई थी गुजरात, बीजेपी से उसकी लड़ाई नहीं थी। गोवा गई थी आम आदमी पार्टी, वहां भी उसने चुनाव लड़ा था। वहां तो किसी ने नहीं कहा कि वोट कटवा है, वहां भी वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, वहां भी कांग्रेस का वोट खाया उसने।
अभी हरियाणा की बात है, अजय माकन ने बताया था कि सीटों के तालमेल की बात चल रही थी कि अचानक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा, और उसी समय गोपाल राय ने घोषणा कर दी कि दिल्ली में भी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो जब वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते थे तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए था? चुनाव लड़ने की जगह कहना चाहिए था 70 सीट पे हम घर बैठ के उनका समर्थन करेंगे। ये तो संभव नहीं था, ये तो मुमकिन नहीं था। असल में दिल्ली की राजनीति के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, हर प्रदेश की अपनी अपनी राजनीति होती है। दिल्ली की हालत यह है कि आम आदमी पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा, कांग्रेस को वोट नहीं देगा। वैसे ही कांग्रेस पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है, भले उसकी पार्टी कितनी भी बुरी स्थिति में हो, कांग्रेस को अगर वोट नहीं देगा तो भाजपा को जाके वोट दे देगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगा। सेकुलरिज्म और देश और दुनिया, ये सब बातें हमारे आप जैसे बड़े बड़े लोग करते हैं। बड़े बड़े लोग मतलब बहस करने वाले, बात करने वाले लोग करते हैं। जो आम आदमी है, आम कार्यकर्ता है, वो इतना विचारधारा पर नहीं चलता है, वो स्थानीय हालात देखता है। और यही वजह थी कि दिल्ली में एकदम भी यह संभव नहीं था कि कांग्रेस और आप के अंदर कोई समझौता होता और वायबल होता। आपने लोकसभा में देखा 7 सीटें मिलकर लड़ी गई, 7 सीटों पे 0 थे और 0 रहे। एक भी सीट नहीं जीत पाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलके, ये एक कंडीशन थी। इस बार दिल्ली में कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ना जीतने हारने का मामला नहीं था। इस बार दिल्ली में चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए यह था कि जिंदा रहना है या खत्म हो जाना है। और जिस तरह का चुनाव लड़ा गया, जितनी मजबूती से चुनाव लड़ा गया, हार जीत मतलब नहीं रखती है। कार्यकर्ता के अंदर उत्साह आया, वो घर से निकला, लोगों में यह भरोसा पैदा नहीं करा पाया कि कांग्रेस भाजपा को हरा सकती है या कांग्रेस चीफ कंटेंडर है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आखिरी 10 दिन चुनाव लड़ा कांग्रेस ने। 10 दिन से पहले उसके नेता ही उहापोह में थे कि चुनाव ढंग से लड़ना है या बस ऐसे ही लड़ना है। जब चुनाव एकदम सर पे आ गया, तब जाकर कांग्रेस थोड़ा सीरियस हुई। अगर यह काम 3 महीने, 6 महीने, साल भर पहले शुरू हुआ होता, पार्टी का गठन, कार्यकर्ताओं से बातचीत, उम्मीदवार तय करना और बाकी सारा कुछ, तो शायद बेहतर स्थिति होती। लेकिन कांग्रेस ने आप पर जिस तरह से हमला किया, आपको तो अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। और यकीन जानिए, मैं जानता हूं कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता इसी बात पर खुश होंगे कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। मैं दिल्ली के बारे में आपको एक बात बताऊं, शीला दीक्षित को आम आदमी पार्टी ने 1000 गालियां दी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता को शीला दीक्षित के खिलाफ बोलते हुए आप नहीं पाएंगे। यह दिल्ली की आपस की अंडरस्टैंडिंग कहना चाहें या आपस का सम्मान कहना चाहें, दोनों था। जैसे दिल्ली में कांग्रेस का नेता सुषमा स्वराज के खिलाफ बहुत कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि आपस में म्यूचुअल सम्मान है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह से आए, उन्होंने सारा ये नियम कायदा तोड़ दिया। कांग्रेस के ऊपर हमले के चक्कर में उन्होंने व्यक्तिगत हमले किए, जबरदस्त हमले किए, शीला दीक्षित के साथ हैकलिंग हुई, सब कुछ हुआ है। और यही कारण है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात से ही खुश है कि चलो कम से कम आम आदमी पार्टी हारी, केजरीवाल हारे। और यह हार किस तरह की है आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार चुके हैं। बाकी सीटों पर भी आप देख लीजिए तो आप देखेंगे कि कांग्रेस ने कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं काटे हैं। कांग्रेस के वोट लगभग वैसे ही रहे हैं जैसे पिछली बार के थे। कुछ एक सीटों पर कांग्रेस सेकंड नंबर पर जहां है, वहां उसने जरूर अच्छी लड़ाई लड़ी है। लेकिन ऐसी सीटों पर भी आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हारी है जहां कांग्रेस को कोई खास वोट नहीं मिले हैं। जैसे पटपड़गंज की सीट आप देख सकते हैं, और भी कई सारी सीटें ऐसी हैं। विश्वासनगर की सीट देख लीजिए आप, पटपड़गंज की सीट देख लीजिए। विश्वासनगर में कांग्रेस को कुल मिलाकर 3000 के आसपास वोट मिले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां पर। और भी बहुत सारी सीटें हैं। तो ये वोट कटवा वगैरह की बात करना बेकार है। हकीकत यह है कि जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल आए थे, उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल गए हैं। दूसरी बात है मुस्लिम वोट। बहुत सारा शोर मच रहा था। कम से कम 2 सीटों पर कायद साहब ने, आपके यानी ओवैसी जी ने, जान लगा दी थी, लेकिन मुसलमानों ने ओवैसी जी को वोट नहीं दिए हैं। वो वोट भले काटे हों, लेकिन वोट दिए नहीं है। आप देखिए ताहिर हुसैन, मुस्तफाबाद में बिल्कुल वोट नहीं मिला है उनको। ओखला में जहां सबसे ज्यादा शोर था शिफाउर रहमान का, वहां भी अमानतुल्लाह खान उनसे काफी आगे हैं। यह भी मजेदार है कि पूरे वक्त 10 साल मुसलमानों के ऊपर जब भी कोई मुसीबत तकलीफ आई, अरविंद केजरीवाल ने पीठ कर ली। चाहे वो दिल्ली के दंगे का मामला हो, चाहे शाहीन बाग का मामला हो। बयान दिया कि हम 2 घंटे में शाहीन बाग खाली करा लेते, शर्जिल इमाम को 2 दिन में गिरफ्तार कर लेते। मरकज का मामला आया तो
बीजेपी से भी आगे निकल गए अरविंद केजरीवाल मरकज को कोविड का जिम्मेदार ठहराने में, लेकिन दिल्ली के मुसलमान ने अरविंद केजरीवाल को ही वोट दिया है। यह खासतौर पे सेकुलर पार्टियों के लिए एक संदेश है कि आपको सिर्फ यह साबित करना है कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी और मुसलमान आपको वोट दे देंगे, चाहे आप 10 साल उनके साथ कोई और बिहेव करो। मैं मुस्लिम वोटर से एक बार फिर से सोचने की गुजारिश करता हूं कि यह डर कि भाजपा आ जाएगी और इस डर में किसी को वोट दे देने से बेहतर तो यह होगा कि जिसने आपकी सही में मदद की है, जो आपके साथ खड़ा रहा है, जिसने आपके खिलाफ अभियान नहीं चलाया है, उसको वोट देना सीखिए, तब आपके वोट का कोई मतलब होगा। वरना भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि आपके वोट कैसे पड़ते हैं और सेकुलर पार्टीज भी जानती हैं कि आपके वोट कैसे पड़ते हैं, तो वो कभी आपके साथ खड़ी नहीं होंगी। वो सिर्फ दूसरे वोटों को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगी और उनको पता है कि अगर वो मजबूत दिखाई देंगे तो आप उनके पीछे भेड़ बकरियों की तरह आएंगे, और अगर नहीं मजबूत दिखेंगे तो नहीं आएंगे। तो अपना हक समझना शुरू कीजिए, उनको वोट देना शुरू कीजिए जो आपके साथ खड़े होते हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, और उनको सजा देना शुरू कीजिए जो आपके साथ नहीं खड़े होते हैं। वरना इस मुल्क में आपके मुद्दों पर कोई खड़ा नहीं होगा। ये कड़वी लग सकती है, तल्ख लग सकती है बात, आप मुझे गालियां दे लीजिए, मुझे कौन सा चुनाव लड़ना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोचिएगा बैठ के, शायद समझ में आए। मुस्लिम बहुल इलाकों में आम आदमी पार्टी को अच्छे वोट मिले हैं, इस बार भी इसमें कोई दो राय नहीं है। अमानतुल्लाह खान पिछली बार बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे, इस बार उनका मार्जिन कम हुआ है, लेकिन आप देखते हैं कि शिफाउर रहमान से काफी ज्यादा वोट उनको मिले हैं। अब एक सवाल यह कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद दिल्ली में क्या बदल जाएगा। मैं जानता हूं दिल्ली में कुछ खास नहीं बदलने वाला, जैसे दिल्ली चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। कारण क्या है कि दिल्ली में, मैं बार बार कहता हूं कि जो सरकार है वो एक बड़ी नगर पालिका है। सुरक्षा, पुलिस, कानून, ये सब कुछ केंद्र सरकार के हवाले है। तो दिल्ली पुलिस वैसे भी अमित शाह के अंडर में काम कर रही थी, अब भी अमित शाह के अंडर में ही काम करेगी। गरीबों को जो सुविधाएं थोड़ी बहुत मिल रही थी झुग्गी झोपड़ियों से, इस बार भी अरविंद केजरीवाल को अच्छा खासा वोट मिला है। और स्वाति चतुर्वेदी का एक कमेंट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। स्वाति चतुर्वेदी कोई गोदी मीडिया नहीं है, बेहद समझदार पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली को एक बड़े स्लम में बदल देना चाहते थे क्योंकि उनको स्लम से ही वोट मिलता है। यह एक हकीकत है। स्लम्स को खत्म करके स्लम्स को बेहतर जिंदगी देने का या स्लम्स को रीडेवलप करने का कोई काम अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। आप स्वाति मालीवाल को जो चाहे वो कहते रहें, लेकिन स्वाति मालीवाल ने इस पूरे चुनाव में एक बेहद जरूरी वीडियो जारी किया था। स्लम में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए 50,000 से ज्यादा मकान बने थे और वो मकान बने खड़े हैं, तैयार खड़े हैं, जंग खा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने स्लम के लोगों को उन मकानों में शिफ्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, यह सोचिएगा। स्वाति मालीवाल का कहना है कि चूंकि केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर ये बने थे, दोनों ने पैसा दिया था, और अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि इसको मुख्यमंत्री आवास योजना कहा जाए ताकि उनको सारा फायदा मिले, और केंद्र सरकार चाहती होगी कि इसको प्रधानमंत्री के नाम से दिया जाए। इस चक्कर में उनको वो आवास नहीं मिले, ये स्वाति मालीवाल का कहना था। लेकिन मैं जो कहता हूं, लेकिन मैं इसको अलग तरीके से देखता हूं। ये गरीबी बनी रहे, नालियां बहती रहें, रोटी की समस्या बनी रहे, रोजगार किसी को ना मिले, और जैसे देश भर में 500 रुपए मोदी जी बांट रहे हैं वैसे ही यहां पर मुफ्त की बिजली और मुफ्त के पानी का लालच दिया जाता रहे और लोग जाकर भेड़ बकरियों की तरह वोट करते रहे। अगर लोगों को तनख्वाह मिलती है, अगर लोगों की जिंदगी बेहतर होती है, रोजगार मिलता है, तब तो वो 5 किलो अनाज भी खरीद सकते हैं, बिजली का बिल भी पे कर सकते हैं। लेकिन लोगों को ऐसे हालात में बनाए रखो कि लोगों को हथेली फैलाने की आदत बन जाए। यह हमारे समय की नई राजनीति बन गई है। इस चुनाव में कांग्रेस से लेके बीजेपी से लेके आम आदमी पार्टी सब केवल और केवल फ्री बीज की बात कर रहे थे। विकास वगैरह की बात हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा जोर जो था वो इसी बात पर था। कोई 2100 दे रहा था, कोई 2500 दे रहा था। अरे भाई, आप 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 महीने की नौकरी क्यों नहीं दे सकते हैं? आप क्यों 2,000, 1,000 और 1,500 और 2,500 देने की बात करते हैं? सिर्फ केवल भीख देने की बात है। कोई अनाज दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई कह रहा है फ्री बिजली देंगे। यह बिल्कुल दुकान जैसा हो गया है कि सामान जब बिकना कम हो जाए, ना बिके, तो एक के ऊपर एक फ्री देने लगो। कुछ भी फ्री नहीं आता है।
इस फ्री का ही चक्कर था कि दिल्ली में उन्होंने घोषणा की थी कि मौलानाओं को हर महीने तनख्वाह देंगे। 18 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस की हालत यह है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं जो दिल्ली सरकार से जुड़े हुए हैं, कई कई महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। कई बार मैंने ही, मुझसे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप लिखिए, तो मैंने ट्विटर पर लिखा है। और भी आप किसी भी बस में चले जाइए, उसके ड्राइवर से, कंडक्टर से बात कीजिए, कई कई महीने तक उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। 3 महीने 4 महीने की इकट्ठा तनख्वाह मिलती है। यह हालत दिल्ली सरकार की है जो यहां से बाहर नहीं जाती है। शिक्षा 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 इसका शोर किया जाता है। नए स्कूल नहीं बने, ये तो खुद उन्होंने माना कि पुराने स्कूलों में कमरे बनाए गए। नए हॉस्पिटल नहीं बने। इलेक्ट्रिक बसें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी, उसके अलावा नई डीटीसी की बसें नहीं खरीदी गई। पुरानी बसें खराब हो रही हैं, उनके रिपेयर की प्रॉब्लम है। दिल्ली सरकार ने अपना सारा पैसा फ्री बीज में लुटाकर, और एक तरह से आप कहें तो दिल्ली को पंगु बना दिया है। तो ये जो विकास का पूरा मॉडल देश भर में ढिढोरा पीटा जा रहा था, वो दिल्ली की जनता अच्छी तरह से समझ रही थी। 10 साल में उसके चेहरे से आराम से वो नकाब उतर गया था, जिससे वो देख सके। और सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का था। शीश महल के मुद्दे पर बहुत लोग कह रहे थे। एक बात बहुत साफ समझिए, बाकी मुख्यमंत्रियों में और अरविंद केजरीवाल में अंतर था। बाकी मुख्यमंत्रियों ने यह दावा नहीं किया था कि वो गरीबों के साथ रहेंगे, गरीबों की तरह रहेंगे। बाकी मुख्यमंत्रियों ने यह दावा नहीं किया था कि उनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, वो तो अपनी पुरानी कार में चलेंगे, वो तो 2 कमरे और 4 कमरे के फ्लैट में रहेंगे। यह दावा नहीं किया था। यह दावा करते हुए अरविंद केजरीवाल आए थे। और हालत यह थी कि दिल्ली को बड़े स्लम में बदल दीजिए, जहां ऐसा पोल्यूशन है कि पागल हो जाए कोई। बाहर से कोई आता है, बीमार पड़ जाता है। दिल्ली के लोगों को सांस की बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, और अपने लिए आप शीश महल बना लीजिए। कौन सा लॉजिक है जो कहता है कि करोड़ों रुपए का जो आपको बजट मिला था, उसका डबल ट्रिपल आप खर्च कर दीजिए उस पर? सरकारी आवास में शराब का बार बनाने का कौन सा लॉजिक हो सकता है? यह मुझे आम आदमी पार्टी के समर्थक भी बताएंगे। गालियां वो जरूर देंगे, लेकिन याद रखिए कि दिल्ली की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया था, एक ईमानदार और एक आम आदमी की सरकार के लिए, जो आम आदमी की तरह रहे, आम आदमी की तरह चले। इसमें आप बुरी तरह से विफल हुए हैं। जो कभी सिक्योरिटी के लिए मना करते थे, उनके पीछे आगे कॉन्वॉय चला करता था। जो आम घरों में रहने की बात करते थे, फ्लैट में रहने की बात करते थे, वो शीश महल में रह रहे थे। जो बात करते थे कि मैं तो अपनी गाड़ी से चलूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, उन्होंने 50 लाख की गाड़ियां ली हैं। एक एक घर में, उनके घर में 3 या 4 गाड़ियां सरकारी चलती थी। ये सारी चीजें हुई हैं। बाकी चुनाव में टिकट बेचने तक के आरोप लगे हैं। पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट दिया गया, बेचा गया कि नहीं बेचा गया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अवध ओझा को पटपड़गंज में कोई नहीं जानता था। अचानक से आप ले आते हैं और विधानसभा चुनाव लड़ा देते हैं। दिलीप पांडे जैसा नेता जो 2 बार से तिमारपुर का विधायक रहा था, और तिमारपुर का कोई भी आदमी कहेगा कि दिलीप पांडे ने जिस तरह से आम जनता के बीच जाकर विकास कराया है और जितनी सादगी से वो रहते हैं, वो आम आदमी पार्टी की पहचान होनी चाहिए थी। उस दिलीप पांडे का टिकट काट दिया गया और एक ऐसे आदमी को दिया गया जो कांग्रेस से भाजपा में गया था और भाजपा से आम आदमी पार्टी में आया। आप सोचिए जनता के ऊपर और कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या असर पड़ेगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अन्ना वाले मूवमेंट से जुड़े हुए थे, आम आदमी पार्टी में गए, बड़ी उम्मीदें थी, और फिर खामोश होकर बैठ गए, जो कहते हैं कि ये वो राजनीति नहीं है जो हम करने आए थे। शरद जोशी का एक पुराना आर्टिकल था कि हिंदुस्तान में कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि हर पार्टी फाइनली कांग्रेस बन जाती है। आम आदमी पार्टी वैसी ही कांग्रेस बन चुकी थी जिस तरह की कांग्रेस को उसने हराया था। वैसे ही एरोगेंस, वैसे ही घमंड, वैसे ही भ्रष्टाचार, वैसे ही जनता से दूरी। और यही वजह हुई कि दिल्ली में जनता ने उसको फिर से हरा दिया। अब आम आदमी पार्टी के लिए जो दूसरी बड़ी मुश्किल है वो खुद को बचा पाना। दिल्ली उसकी ना भी थी। दिल्ली में जो सरकार थी उसका मॉडल बता बता के देश भर में विस्तार करने की कोशिश की जा रही थी, और अरविंद केजरीवाल को अगले प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही थी। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जो आम आदमी पार्टी डेमोक्रेटिक सिद्धांतों पे बनी थी, वो उसके आजीवन संयोजक बन चुके हैं, बाकायदा कानून बना के। कोई और पार्टी नहीं है जिसमें कोई आजीवन अध्यक्ष हो। बहन जी की पार्टी और एक आध ऐसी पार्टी को आप छोड़ दीजिए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। पहली बात तो यह कि वो दोबारा गिरफ्तार हो सकते हैं, मनीष भी दोबारा गिरफ्तार हो सकते हैं, और इस बार उनके लिए बहुत शोर मचने वाला नहीं है। दूसरी बात यह कि आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरह के लोगों को भरा गया है,
जो लोग जीत के आए हैं इनमें से एक बड़ी संख्या बीजेपी में चली जाए और कुछ एक और लोग इधर उधर भटक जाएं तो बहुत आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की जो अनक्वेश्चनेबल लीडरशिप है उसके ऊपर भी सवाल उठेगा, क्योंकि अब दिल्ली से बड़ी पार्टी पंजाब के अंदर है। तो देखने वाला वक्त होगा, आने वाला जो समय होगा उसमें तीन चीजें देखनी होंगी। पहली बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी जो फ्रीबीज है उनको जारी रखती है या नहीं, दिल्ली में किस तरह का विकास का मॉडल देती है। दूसरी बात यह देखनी है कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो उठापटक होती है उसका क्या नतीजा निकलता है। और तीसरी बात यह देखनी है कि अरविंद केजरीवाल एक नेता के रूप में, एक पार्टी के रूप में अपने एग्जिस्टेंस को कैसे बचा पाते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।